Good afternoon, everyone. This is CA Jyoti Kukreja, who is going to start basically lectures on business law and business correspondence and reporting, which is a topic of CA foundation level. So, this would be my first lecture to begin with to start. And since if I talk about why did I choose this subject, because law is one of my favorites, which I feel that after reading and after analyzing the various sections, I get to know a lot of details and lot of knowledge, a lot of information about each and every particular provision. So that is why I chose this subject, and I know this would be my basically first video of this first lecture of this class, beginning with business law, and the topic would be Indian Contract Act. तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। वैसे तो आप सब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको पता है कि CPT जो पहले CA CPT नाम हुआ करता था, विच हैज़ बीन चेंज टू CA फाउंडेशन, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या वेटेज है। बिकॉज जो अपनी इंस्टीट्यूट की साइट है, CA इंस्टीट्यूट की साइट है, इट हैज़ briefly laid upon everything regarding all those subjects, the syllabus wise weightage, and how to study upon, how to begin with. They also guide the students, the CA freshers, basically, like in how to begin with their studies and कैसे आप अपना ईज़िली स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप उसको अच्छे से टाइम टेबल सेट करके फॉलो कर सकते हो। फिर भी मैं एक आपको ब्रीफ इसके बारे में बताना चाहूँगी, ब्रीफ आइडिया देना चाहूँगी। तो जैसे हमारा CA CPT है, जिसका नाम अब चेंज हो गया है फाउंडेशन पे, ये जब मैं अपना बताती हूँ, जैसे मैंने अपना CA क्लियर क्वालिफाई जो किया है वो 2019 में किया है, Jan 2019 में, and in around June 2014 attempt I cleared my CA CPT. So at that time the name was CPT, Common Proficiency Test, but now it has been changed to foundation course. There is no such difference in the subjects. हाँ, कुछ एडिशंस हुए हैं जो हमारे टाइम पे नहीं हुआ करते थे, एंड वेटेज में डिफरेंसेस हुए हैं, बट सिलेबस एज इन रिलेटिंग टू द अकाउंट्स, द लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स इज ऑलरेडी द सेम विच इट यूज टू बी अर्लियर। तो फाउंडेशन में हमारे 4 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमें वर्क अपॉन करना होता है, एक अपना स्टडी बिगिन करने के लिए और आगे सब्जेक्ट्स मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। दैट इज़ फाउंडेशन लेवल को हम जैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन 4 पार्ट्स में सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा कि अकाउंट्स में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अकाउंट्स जो सब्जेक्ट जो आपने कॉमर्स में क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ा होगा, तो उसी के ही कुछ टॉपिक्स इसमें होंगे, एंड कुछ नए टॉपिक्स भी इंट्रोड्यूस होंगे जो बेसिकली ये आपको 100 मार्क्स का पूरा प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अब बाकी मैं इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ CPT फाउंडेशन लेवल के सब्जेक्ट्स का, क्योंकि मेरा जो कोर सब्जेक्ट रहेगा वो बिजनेस लॉ रहेगा। लेकिन तब भी अगर आप मेरे से कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स का या कोई आइडिया लेंगे तो वो भी मैं श्योर आपको पूरी क्वेरीज सॉल्व करके दूंगी। बाकी रही बात सब्जेक्ट्स की, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, तो वो चैप्टर्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। फ़िलहाल अभी हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं।
तो इसके बाद जो हमारा नया जो सेकंड सब्जेक्ट है वो बिजनेस लॉ है, जो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। और क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको पढ़ते टाइम कुछ उसके ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं, वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिसमें कई कबार सीए स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स देखने पड़ते हैं। दे आर अनेबल टू ग्रास्प द वर्ड्स and even like studying the whole provision or studying the whole section or act, even after analyzing each and everything, they are unable to judge upon कि कैसे इसको हम आगे लर्न करें, कैसे इसके पॉइंट्स हम पॉन्डर करें। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसलिए मेरा जो अभी स्टार्टिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ाने का रहेगा आपके कॉन्टेक्स्ट में, तो वो रहेगा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो इस वाले सब्जेक्ट में आपका बिजनेस लॉ जो है वो 60 मार्क्स का रहेगा, और बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जो कि सेक्शन बी होगा, पेपर 2 की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग, तो ये आपका जो है ये 40 मार्क्स का रहने वाला है। तो इन टोटलिटी हो गया 100 मार्क्स, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे। जैसे ये 40 मार्क्स का रहेगा बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, एंड बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का रहने वाला है। तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जैसे एक वर्ड सजेस्ट करता है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं मैं इस बारे में। तो इसमें बेसिकली जो है आपकी इंग्लिश से रिलेटेड सारे टॉपिक्स होंगे, सारे चैप्टर्स कवर होंगे, आपकी वोकैबुलरी से रिलेटेड, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर्स, एंड जितनी भी स्पीच, जैसे हम लोग एक्टिव पैसिव स्पीचेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस पढ़ा करते थे क्लास 10th, क्लास 9th एंड 10th के आसपास जब हम लोग पढ़ते थे, 11th में भी पढ़ा है। तो वो टॉपिक्स इसमें कवर होने वाले हैं। हालांकि ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये पहले नहीं हुआ करता था, तो ये इंस्टीट्यूट ने नया इंट्रोड्यूस किया है हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट जो हमारा पेपर 3 है वो है बिजनेस मैथ्स, बिजनेस मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें बिजनेस मैथ्स जो होगा वो 40 मार्क्स का रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का रहेगा, एंड स्टैटिस्टिक्स वुड बी ऑफ 40 मार्क्स। तो ये टोटल बनेगा 100। और इसके अलावा जो पेपर 4 है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। थोड़े नाम सुनने से लग रहा है कि कुछ बहुत ही ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, टफ हो, बट एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स वही है जो आपने 11th 12th में पढ़ी है, बाकी एड ऑन है ये बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो इसमें जैसे इकोनॉमिक्स जो है वो 60 मार्क्स का है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो सेकंड पार्ट है इस पेपर 4 का वो 40 मार्क्स का हो जाएगा। तो अभी मैं आपको जो एक बेसिक आइडिया देने वाली हूँ वो बिजनेस लॉ का देने वाली हूँ, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट वीडियो रहेगी। तो एज सच ये लेक्चर इसमें सब चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, लेकिन बेसिक चीज़ें, बेसिक पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो को एंड अप करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट जो हमारा सेशन चलेगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उससे फिर मैं आपको पूरा टॉपिक का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगी। जो भी हमारा इंस्टीट्यूट जो मॉड्यूल्स जो प्रिस्क्राइब करता है इन सारे पेपर्स के, तो उसके ही अकॉर्डिंग हमें चलना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है, एंड उसके ही अकॉर्डिंग हम स्कोर्स उतने अचीव कर पाएंगे जितने हमें रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि सीपीटी में मतलब फाउंडेशन लेवल पे जैसे हमें इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में 40% स्कोर करना कंपलसरी होता है।
जैसे इंडिविजुअली इफ आई टॉक अबाउट in respect of every subject, in respect of every paper, you need to score 40% in each of the subjects. Okay, so individually you need to score 40%, and in aggregate, like whatever your score would be, summing up all the marks of the 4 subjects or adding the marks of the 4 subjects, it should be at least 50%. Okay, 50% of the total, like total aggregate. If I talk about aggregate here, would be 100 marks belonging to each paper. So 50% of 400 is 200. So you need to score 200 in aggregate, 200 marks in aggregate, and individually you need to score 40% in every subject, in each subject. But even if you score, like if we talk about minimum 40% range, and if you score only 40%, like the exact 40 marks in each of the subjects, then also you won't be able to achieve the required aggregate which has been specified by the Institute of Chartered Accountants of India. Like I'm trying to say this कि अगर 40 मार्क्स आपके चारों सब्जेक्ट्स में आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उससे एग्रीगेट बनता है 160. तो 160 जो है वो हमारी सेकेंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, यानी कि 160 इज फार फ्रॉम रीचिंग टू 200, क्योंकि हमें 200 तो मिनिमम लाना ही है एग्रीगेट में. तो अगर 160 आते हैं तब भी उस केस में वो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करेगा, वो फाउंडेशन क्वालिफाई नहीं करेगा. उसको ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है. कंडीशन 1 कि इंडिविजुअली 40% मिनिमम होने चाहिए, और कंडीशन 2 कि एग्रीगेट में 50% होना चाहिए टोटल का. तो ये रहा बेसिक आइडिया जो मुझे आपको देना था सीए फाउंडेशन लेवल का. अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बिजनेस लॉ पे. अब क्योंकि बिजनेस लॉ जो टॉपिक है ये इकलौता इंडिविजुअली जो टॉपिक ये है, ये 60 मार्क्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले. अभी हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस लॉ की बात करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नया टॉपिक है. हमने क्लास 11th 12th में लॉ के बारे में इतना कुछ आइडिया कभी लिया नहीं, और ना ही कभी इस बारे में इतना डिटेल में पढ़ा. तो हमें ज़रूरत ये है जानने की कि सबसे पहले तो हमारा, क्योंकि ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे ये फाउंडेशन लेवल में, तो हम ये जान लें कि हमारा क्या यूज़ रहने वाला है इसका, और लॉ का मतलब क्या है. बिजनेस लॉ तो चलो ठीक है, एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन हमें ये जानना है कि ये टॉपिक हम फाउंडेशन लेवल में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज़ है, और ये आगे हमें कहाँ कहाँ हेल्प करेगा. पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे हमारा ये जो नया टॉपिक है बिजनेस लॉ करके, तो लॉ का मतलब क्या होता है. लॉ का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री में जब किसी तरह के रूल्स लगाए जाते हैं और कुछ ऐसे एनफोर्समेंट्स लगाए जाते हैं जिसको फॉलो करने से वहाँ के, फॉर एग्जांपल जो कॉमन मैन है, अगर वो उसको फॉलो कर रहा है, उस पर्टिकुलर रूल को, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है उस कंट्री में रहते हुए, तो उसमें क्या क्या डिसिप्लिन्स अचीव होंगे, और अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शंस या क्या क्या पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं. अभी मैं ये सब बेसिक वर्ड्स आपके सामने यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको लॉ से रिलेट करना चाह रही हूँ
कि एक बार आपका कनेक्शन जैसे लॉ से इस्टेब्लिश हो तो फिर हम बिजनेस लॉ में आगे बढ़ें, बिजनेस लॉ के जितने भी इंट्रिकेसीज हैं उनको समझें। तो बिजनेस लॉ इसलिए बोला गया है क्योंकि हम सीए बनने जा रहे हैं, हम एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में एंटर करने जा रहे हैं एंड लाइक एंटरिंग इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म वी नीड टू अंडरस्टैंड how to begin with, how to understand various protocols related to businesses, related to entrepreneurs, ठीक है, related to finances in our country। क्योंकि वो जब तक एक सीए नहीं समझेगा वो आगे कैसे एग्जामिन करेगा कस्टमर को, कैसे एग्जामिन करेगा पर्टिकुलर क्लाइंट को, चाहे वो क्लाइंट उसका एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न क्यों ना हो। प्रोप्राइटरशिप तो आप सबको पता ही होगा। प्रोप्राइटरशिप मतलब जब सोलो एक पर्सन ही उस बिजनेस का ओनर होता है और कोई भी नहीं उस बिजनेस को संभालता है। एक किसी एंटिटी को जब वो खुद ही सोली ही मैनेज करता है, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटर। ये सब तो पता ही है बिकॉज ये हमने क्लास 12th में पढ़ा था। लेकिन बिजनेस लॉ में हम वर्ड बिजनेस का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एक सीए को क्रिमिनल लॉ पढ़ाया जाएगा तो उसका ठीक है नॉलेज होना इज गुड, ठीक है, नॉलेज होने से आपकी इनर इंफॉर्मेशन ही इंक्रीज होती है, आप और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाते हो। बट द थिंग इज दैट सिंस वी आर इनटू फाइनेंसेस, we are into accounts, we are studying economics and all these kind of subjects, we are also into stock markets, you know, changing looking after the increasing decreasing trends, demand and supply. So we need to know all those acts which are in relation to business, entity, organizations and so on. And that is why it is very much required to study business law for a CA, और उसकी स्टार्टिंग फाउंडेशन लेवल से हो जाती है। बिजनेस लॉ में जैसे मैंने आपको लॉ का मतलब बताया, तो अब बिजनेस लॉ में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं। जैसे पहला तो टॉपिक हमारा ये कवर जो होगा वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले तो हमारा बेसिक जो स्टार्ट होना है 1872 में ये एक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, जिसमें 6 यूनिट्स होने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 1 रहेगा। इसमें कुछ 6 यूनिट्स रहेंगे जिसमें बेसिकली ये कवर किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, उसके कंसिडरेशन क्या है, उसके बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, परफॉर्मेंस क्या होने वाला है, ब्रीच क्या होने वाला है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं विच आर स्पेसिफिकली यूज्ड इन दैट लॉ लैंग्वेज विच यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड सो क्विकली। So yes, we need time to understand all this, to comprehend all this, and we'll surely take time and understand all this. पहला टॉपिक हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो दूसरा जो चैप्टर होने वाला है वो है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये हमारा दूसरा चैप्टर होने वाला है जिसमें हम सेल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो एक पर्टिकुलरली सेल का होता है उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेके, ओनरशिप को लेके, वो सब हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है यू ऑल वुड हैव स्टडीड इन क्लास 12th। दोज हु टुक कॉमर्स इन क्लास 11 दैट इज फॉर देम। लेकिन जिन्होंने साइंस ली है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी हम स्क्रैच लेवल से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। एंड ये आप लोग को नहीं लगना चाहिए कि लाइक इफ़ यू टुक कॉमर्स इन क्लास 11 then you will be able to easily grasp all those subjects of CPT like this foundation level. This is a myth.
the person, the candidate who is from science background, he or she also can very well get good scores in foundation, and we have all seen this in our real lives. So there is no such kind of problem or such kind of stressful situation that for appearing in foundation you need to be of a commerce background. This is a myth, a truly said myth. So जो भी साइंस स्टूडेंट्स हैं वो भी आराम से पढ़ सकते हैं CPT फाउंडेशन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमने वैसे तो कॉमर्स स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, लेकिन हम दोबारा से अच्छे से पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। उसके बाद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करके एक और चैप्टर इसमें इन्वॉल्व है, एंड उसके बाद है द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये कंपनीज एक्ट ऐसा चैप्टर है जो आपका फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट होता है। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम फाउंडेशन लेवल and ends in CA final. So ये टॉपिक आपका एक बारी स्टार्ट हो जाता है जैसे फाउंडेशन लेवल से, तो ये CA फाइनल पे जाके एंड होगा। एंड इसका इम्प्लीकेशन जो कह सकते हो, इसके जो बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपोजर जैसे आप बात करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपको आर्टिकलशिप फेज में भी देखने को मिलेगा। एंड व्हेन नेवर यू विल बी अ फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो मेजरली कंपनीज में, MNCs में, या किसी बैंकिंग सेक्टर में भी जाते हो, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में जाते हो, FMCG हो गया या BPOs हो गए या कोई भी ऑटोमोबाइल हो गया, तो सब में ही आपको कंपनीज एक्ट का एप्लीकेशन एक लाइव तरीके से दिखेगा, प्रैक्टिकल तरीके से दिखेगा, और आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। लेकिन फ़िलहाल ये आपका अभी से स्टार्ट हो जाएगा, फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 में आया था ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इसमें अब हम थोड़ा सा बेसिकली आइडिया ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझना है हमें, तो उससे पहले हम ये सोचें कि कॉन्ट्रैक्ट अगर हम अपनी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के ही अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें चलना है, हर एक चीज़ हमें अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़नी है, तो हम उसको बेस बना के ही चलेंगे। उसके अकॉर्डिंग लाइक आई विल बी प्रिपेयरिंग नोट्स, एंड बाय द टाइम यू ऑल कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। नोट्स बनाते बनाते आप नोट करते रहना, जैसे मैं साथ साथ नोट्स बनाऊंगी एंड आप साथ साथ उसकी पॉइंट्स अपने जॉट डाउन करते रहना, जो जो इम्पोर्टेंट लगे आपको। वैसे तो मैं बताती जाऊंगी जो जो इम्पोर्टेंट होंगे, बाकी आप उसको अलग से भी नोट करते रहना। तो जैसे हम लोग अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट हमने ये वर्ड अपने लाइफ में अभी तक बहुत बार सुना है। स्कूल टाइम पर भी सुना, 11-12 के आसपास सुना ही सुना। CPT फाउंडेशन लेवल से के जब ये स्टार्ट होने वाला था, इसमें आने से पहले भी हमने ये वर्ड बहुत अच्छे से सुना है, लेकिन हम इसको अपने लेमन लैंग्वेज में समझ के इस पे ज़्यादा डीपली ना जाके इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब ये लॉ में ये वर्ड यूज़ हो रहा है क्योंकि, तो अब हमें इसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने की ज़रूरत है, इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब डेफिनेशन वाइज अगर मैं जाऊं, तो डेफिनेशन तो ये बोलती है, जो एज पर एक्ट बोलती है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ। अब मैं क्योंकि स्टार्ट करने वाली हूँ टॉपिक,
तो अब मैं इसको जैसे स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें हम बोलेंगे क्या कि एज पर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है वो तो हम बाद में समझें। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं है। हमने ये वर्ड इतनी बार अपनी लाइफ में सुना है, बट एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन? डज एनीवन नो? अगर हम इसको लॉ के टर्म्स में इसको इंटरप्रेट करें, देन व्हाट डज अग्रीमेंट मीन? कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम लोग बेसिकली अपने डेली लाइफ में ये वर्ड सुनते रहते हैं कि इस पार्टी ने, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी ए है, उसने पार्टी बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे इतने नंबर ऑफ गुड्स आप सेंड कर देना, डिलीवर कर देना, इसके अगेंस्ट में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। और हम लोग वो लेमैन लैंग्वेज में बोल जाते थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एक पार्टी ए है एंड एक पार्टी बी है, तो पार्टी ए ने गुड्स सेल किए पार्टी बी को, अब पार्टी बी ने इनको पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया, तो हम लेमैन लैंग्वेज में ये बोल जाते थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टी ए ने पार्टी बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, पार्टी ए ने पार्टी बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ये हम बोल जाते थे। लेकिन क्या ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट है? इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट? ये हमें देखना पड़ेगा एक बार। लॉ की लैंग्वेज में क्या हम इसको कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रेट करेंगे, ये हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है,